इसमें सजा मौतरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस वक्त अहम खबर से आगाह करें, इद्दत निकाह केस में सजा मौतरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी जज मोहम्मद अफजल की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है। इद्दत निकाह केस में सजा मौतरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अहम खबर से आगाह करें, इद्दत निकाह केस में सजा मौतरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इद्दत निकाह केस का यह फैसला सामने आ रहा है। इद्दत निकाह केस में सजा मौतरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी जज मोहम्मद अफजल की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है। इद्दत निकाह केस में सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोर्ड न्यूज़ मोहम्मद अलीजाज से। जी मोहम्मद अलीजाज, आगाह कीजिएगा। देखिए, हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। अब से चंद ही लम्बे कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया है और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बेगम की सजा मौतरी से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं और अब बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बेगम गिरफ्तार ही रहेंगे। इससे पहले कभी इम्कान था कि बुशरा बेगम अगर उनकी आज सजा मुअत्तल हो जाती है इद्दत केस में, तो वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं थी और वो रिहा हो सकती थी। लेकिन अब मोहम्मद अफजल मजोका ने जो है वो फैसला सुना दिया है, जिसके बाद बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन PTI गिरफ्तार रहेंगे और अब उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। फैसले से कबल मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की कसीर तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी और प्रस्ताव तरीके के कारकुनान मुश्किल की भी बड़ी मौजूद थी, जब सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए थे। और अब आप कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त से खारिज करते हुए अब जो मरकजी अपीलें हैं, जिनके जुलाई के पहले हफ्ते में सुनी जाएंगी और फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद फैसला होगा कि इद्दत केस में बानी चेयरमैन PTI की सजा रहती है तो उनको बरी किया जाता है। जी अच्छा मोहम्मद अलीजा, ये बताएगा कि इस वक्त अदालत का माहौल क्या देख रहे हैं और PTI के रहनुमाओं की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया इस हवाले से? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त सेनेटर आजम स्वाति, फैसल जावेद खान और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा इस फैसला सुनने के लिए मौजूद थे और उनका ये कहना है कि इस फैसले से सख्त मायूसी हुई और इससे कबल कहा था कि आज हम बानी चेयरमैन PTI के हक में जब फैसला आएगा तो उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे और उनको अडियाला जेल लेने जाएंगे, उनको खैबर पख्तूनख्वा लेके जाएंगे। इस हवाले से बैरिस्टर अली जफर जो बानी चेयरमैन PTI के वकील भी हैं और सेनेटर भी हैं, उनका भी ट्वीट आया था कि अब बानी चेयरमैन PTI को अगर इस केस में सजा मुअत्तल हो जाती है तो अडियाला जेल में रखने का कोई तसव्वुर नहीं बनता। लेकिन अब फैसला यह है कि दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और इस हवाले से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन कारकुनान है उनके अंदर भी सख्त मायूसी पाई जा रही है और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है वो भी काफी मायूस है। जी अच्छा अलीजा, यही बताएगा कि तफसीली नुकात सामने आ सके फैसले के अब तक? नहीं, बिल्कुल एक मुख्तसर समाअत थी जिसमें जज साहब आए हैं, वो बैठे हैं, उन्होंने दरख्वास्तें डिसमिस करने का ऐलान किया। उसके बाद जज साहब कमरा अदालत में वापस रवाना हो गए। इस हवाले से तफसीली ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ अलीजा, ये भी जरा आगाह कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको जिस तरह बताया है कि ये 1 मिनट से भी कम की समाअत थी। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, सिक्योरिटी की भी भारी तफरी तैनात थी कमरा अदालत के अंदर और बाहर। और जैसे ही जज साहब आए हैं वो बैठे हैं और उन्होंने ये बताया कि जी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। उसके बाद जो जज साहब हैं वो फैसला सुना के कमरा अदालत में वापस अपने जो चैम्बर है उसमें वापस रवाना हो गए, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे और मजहबी कायदीन थे उनमें सख्त मायूसी की लहर दौड़ गई और वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से बाहर रवाना हो रहे हैं। जी अच्छा मोहम्मद अलीजा, आपने आज की समाअत के हवाले से तो बताया, लेकिन इस केस में जो भी नशीबो फराज आए उस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, ये केस काफी अरसे से चल रहा है। इसमें बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बेगम का यही मौकफ रहा है कि ये टोटली जो है फॉल्स केस है। ये एक सियासी और इंतकामी निशाना बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और ये इंतहाई निजी नौयत का केस था जो किसी सूरत नहीं कायम करना चाहिए था। इस हवाले से बानी चेयरमैन PTI के जो वकील थे सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। उसके बाद ये फैसला महफूज हुआ था और इसमें फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डायरेक्शन पास की थी एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को कि वो इस केस का फैसला 1 महीने के अंदर अंदर करेंगे। तो उसमें उन्होंने सजा मौतली के फैसले के लिए 10 दिन दिए थे और मरकजी अपीलों पर समाअत करके फैसला सुनाने के लिए उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया था। तो अब जो सजा मौतली के 10 दिन मुकम्मल हो गए थे तो उससे कबल आज फैसला सुना दिया गया है। सजा मौतल
नहीं की गई, जबकि मर्कजी अपीलों पर दलाल सुनने के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में फैसला किया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि बानी चेयरमैन पीटीआई और जो बुशरा बेगम, जिनको इद्दत केस में 7 साल कैद सुनाई गई थी, वो राह हो सकेंगे या नहीं। जी अच्छा मोहम्मद अली शाह, ये बताएगा कि आपको कानूनी ऑप्शन भी मौजूद है? देखिए, अभी तो मर्कजी अपीलों पर समाअत जारी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जुलाई के पहले हफ्ते में उसके ऊपर हर सूरत फैसला करना है एडिशनल सेशन जज ने, क्योंकि बाउंडिंग है। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई हैं एडिशनल सेशन जज को कि वो 1 महीने के अंदर अंदर मर्कजी अपीलों पर केस सुन के फैसला करें। तो अब जो जुलाई का पहला हफ्ता है वो इंतहाई अहम होगा। उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बेगम के हवाले से अहम फैसला होगा कि इद्दत केस में वो बरी होते हैं या नहीं। ठीक है, मोहम्मद अली शाह हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इद्दत निकाह केस से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और ये फैसला जज मोहम्मद अफजल मजूका की जानिब से सुनाया गया है। 7 साल की सजा बरकरार है। जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया है। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और अब आने वाला जुलाई का हफ्ता बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इसमें फाइनल फैसला सुनाया जाएगा। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। तो मोहम्मद अली शाह, ये बताइएगा कि इस वक्त अदालत का माहौल क्या देख रहे हैं और क्या तासुरात हैं पीटीआई रहनुमाओं के? जी देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कमरा अदालत में तिल धरने की जगह नहीं थी। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की एक कसीर तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी। सेंटर फैसल जावेद, सेंटर आजम स्वाति और नादिया खटक समेत दीगर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे कमरा अदालत। और कमरा अदालत के बाहर भी इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात थी। और इससे कबल हमने देखा कि सेंटर आजम स्वाति ने हमसे गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि हम बानी चेयरमैन पीटीआई का भरपूर तरीके से वेलकम करेंगे। इस हवाले से सेनेटर अली जफर का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बेगम इस केस के अलावा किसी और केस पर गिरफ्तार नहीं है। अगर आज उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो हम उनको वेलकम करेंगे। अडियाला जेल में एक कारकुनान का बड़ी तादाद जाएगी जो उनको इस्तकबाल करेगी। लेकिन जब बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बेगम की सजा मुअत्तल की गई है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मर्कजी रहनुमा थे वो इस वक्त कमरा अदालत से वापस रवाना हो गए हैं। और उनके इस वक्त पीटीआई रहनुमा उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कानूनी हक रखते हैं इस फैसले को जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी और कानून और जस्टिस का तकाजा था कि जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सज़ा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। और यहाँ तक मैं ये कह दूँ कि कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ वो वजीर आज़म नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है। उसको कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी मैंने फॉर्मूला कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वजीर आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद और रशीद साहब, चौधरी एजाज सेनेटर साहब, उमर चीमा साहब, हसन नियाजी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस ख़त्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। यहाँ पे ये मैं अभी फिर कहता चलूँ कि इस वक्त आलिया हमजा साहिबा की 17 और 18 साला बेटियों के मोबाइल फ़ोन लेके उनके फ़ोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा को 45-46 डिग्री की गर्मी में जेल की वैन में बिठाया जाता है। उनको फैसिलिटीज़ हमारे कैदियों को नहीं दी जा रही। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, इसकी मुज़ामत करते हैं और कि इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक और तेजी से चले।
हर जगह मुजाहरा करेंगे। बहुत शुक्रिया कवल लोगों के बारे में कवल साहिबा, सारे साथी हमें आगे हो। आज इस अदालत ने ना सिर्फ इंसाफ का कत्ल किया, अवाम जो इंसाफ लेने आई थी, बिलखसूस पाकिस्तान की 52% आबादी जो खवातीन पे मुश्तमिल है, उनको इन्होंने बुनियादी हकूक, उनकी जो गैरत और इज्जत वाली बात है, उनको उछाला है इस अदालत में। उसकी प्रोटेक्शन करने में यह अदालत नाकाम रही है। 46-48 डिग्री टेम्परेचर में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को इस 2 नंबर घटिया जाली केस में अंदर बंद किया गया है। मैं यहाँ पे आप सबकी करेक्शन कर दूं, जब आप इस केस को स्टडी करें तो पता यह चलता है कि असल में तो इद्दत का भी मामला नहीं है। असल में कहा जा रहा है कि ये शादी करके फ्रॉड किया गया है। पूछना यह है कि किससे फ्रॉड किया गया है। जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा कि मियाँ बीवी का मामला है, ये कोई केस ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कल वो राना सनाउल्लाह बयान कर रहा था कि कोई ना कोई लेफ्ट राइट का केस करके हम इमरान खान को अंदर बंद रखेंगे। ये इमरान खान को निशाने पे लाने की वजह से आज बुशरा बीबी की इज्जत को, उन एक बापर्दा खातून की हुर्मत को इधर उछालने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखिए, इज्जो मंतशा पीटीआई रहनुमा उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कानून और जस्टिस का तकाजा था कि इस केस में कोई पेचीदगी नहीं, इस केस को पॉलिटिसाइज किया गया है, इस केस को चैलेंज करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी और तेजी से चलेगी। आज इस अदालत में इंसाफ का कत्ल किया गया है। बुशरा बीबी ने ये सारी तकलीफें, परेशानियां इस कौम के लिए और अपने खामिद का साथ देने के लिए, हक के लिए और हकीकी आज़ादी और कौम की फलाह के लिए जो है इसको वो बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन अवाम को सिर्फ बताना चाहती हूँ, हम तहरीक इंसाफ वाले हैं, हम आइन और कानून की पाबंदी करते हैं। हम पे आप झूठे मुकदमे करते हैं। आज अदालत से आए हैं सरकोता से, हमें आपने 7 ATS लगाई है, हमने आपका सितंबर के मुकदमे करते हैं। लेकिन आप वो फाहिद जमात है जो ठंडे सोटे लेके नहीं चढ़ते, आइन की और कानून की जंग, आइन और कानून की हदूदों के युद्ध में रह के करते हैं। हमने फिर भी हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, हमने अदालतों के साथ कानूनी चारा कोई किया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून और जस्टिस का तकाजा था कि इस केस में कोई पेचीदगी नहीं, इस केस को पॉलिटिसाइज किया गया है, इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। एहतशामुल हक साहब, क्या कहेंगे, अब सज़ा मुअत्तली का फैसला सामने आ गया है? देखिए, जो बुनियादी चीज़ तो यह है कि कल रात से जो खबरें आ रही थी, बल्कि 1-2 दिन पहले भी ये बात हुई थी, लेकिन कल रात तक तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पीटीआई की तरफ से कहा गया और आमतौर पे यहाँ पे बहुत सारे हल्के कह रहे थे कि जी शायद अब कोई इनकी कोई केस नहीं रह गया, तो बुशरा बीबी तो डेफिनेटली, क्योंकि दोनों पे केसेस हैं और कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई पे और भी केसेस बन सकते हैं, जिसमें कहा गया था कि तोशाखाना 2 भी है। और फिर ये जो उन्होंने ट्वीट किया था मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से, को उनकी गिरफ्तारी तो किसी और केस में डाली जा सकती है। लेकिन बुशरा बीबी की राय के बारे में कहा जा रहा था कि इस केस के खात्मे के बाद बानी पीटीआई भी बरी हो जाएंगे, बुशरा बीबी भी बरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, अब जिस तरीके से आपको याद है 10 दिन का टाइम दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि 10 दिन के अंदर अंदर इस केस का फ़ैसला किया जाए, और आपको याद है तकरीबन 1 महीना पहले जो एक दिन फ़ैसला आना था, अर्जुमन साहब जो जज साहब हैं उनकी अदालत से, उस दिन जो झगड़ा वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे जो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं, जिस अंदाज से मानिका साहब, खबर मानिका साहब की लड़ाई हुई थी और बाहर आके उनकी मारपीट भी वकला के साथ की गई थी उनके साथ, तो वहाँ पे उस वक्त जो है ना वो जज थे वो उठ के चले गए थे, उन्होंने फ़ैसला नहीं सुनाया था। उस दिन ये फ़ैसला आना था। उसके बाद से हाई कोर्ट की डायरेक्शन में कहा गया कि 10 दिन के फ़ैसला किया जाए। तो मजूका साहब जो जज हैं अफजल मजूका, उन्होंने कहा था मैं 10 दिन के अंदर फ़ैसला करूँगा। और जो इससे पहले 1-2 हेयरिंग हुई थी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक सिग्नल दिया था कि शायद ये केस ऐसा है कि उनकी राय हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से वाक़यात अनफोल्ड हुए हैं, वो जहाँ बार बार एक बात की गई, अगरचे बड़ा ज़ाती सा मामला है किसी के मामले में बात करना, लेकिन मुफ्ती सईद साहब
जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, अगर उनकी बात ली जाए तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलत बयानी की गई, मुझसे एक दफ़ा निकाह पढ़वाया गया, उस वक्त इद्दत पूरी नहीं हुई थी, फिर 1 माह के बाद इद्दत पर अपना निकाह पढ़ाया गया, फिर जब पीछे सियासी वजूहात बताई जाती है, मुखालफिन यही कहते हैं कि बुशरा बीबी ने कहा था कि इन वक्तों में अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। चलें, ये तो सियासी बयान भी हो सकते हैं, बहुत सारी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन आज जिस अंदाज से अदालत में केस हुआ और उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है ना वो खारिज कर दी गई, वो इस अंदाज से देखना चाहिए कि 3 दिन पहले अगर आपको याद हो तो एक छोटी छोटी खबरें आना शुरू हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट लेवल तक जो है ना वो कहा गया था कि शायद एक स्पेशल मीटिंग वहाँ पे हो रही है और इतनी आसानी के साथ बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हो सकती, और ये भी कहा गया था कि शायद इस केस में, इद्दत केस में उनकी रिहाई ना हो। अब ये क्या हुआ, कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारी अदालतें आइसोलेशन में फ़ैसले नहीं करती, वो भी ज़मीनी हक़ाइक़ को देखती हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद फ़ैसले करती हैं कि उन्होंने क्या करना है। अब फौरी तौर पे तो रिएक्शन यही है जी जो तवक्कुआत के बरक्स हुआ, और आमतौर पे आपने देखा कि पीटीआई का रवैया इस तरह नहीं होता है कि फ़ैसले हक़ में आएँ तो जिंदाबाद, ना आए तो आप देखा कि आज उन्होंने सख्त बातें की और जिस अंदाज से गुफ्तगू की गई, उससे पहले साइफर केस में जिस अंदाज से उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई हुई और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो लोगों का ख्याल था कि जी शायद इसके बाद कोई केस नहीं रह जाएगा और इनकी रिहाई हो जाएगी, और अदालतों को बड़ा वेट दिया गया, बड़ी उनकी जिसको कहना चाहिए उनके बारे में बड़े दावे किए गए कि पाकिस्तान की अदालतें बड़ी आज़ाद हैं। अब ये एक सियासी मामला है, एक नया टर्न है। अब इसके बाद देखना क्या है। अगरचे पीटीआई ये कह रही है कि जी वो फौरी तौर पर जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में और इसको चैलेंज करेंगे, ठीक है, उनका हक़ है, अभी तो यहाँ भी चैलेंज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चैलेंज हो सकता है। अलबत्ता सियासी कॉन्नोटेशन इसकी यही बनती है कि शायद ये इतनी आसानी के साथ मामला तय होने वाला नहीं है। जहाँ पे सियासी लड़ाई लेके चले गए बानी पीटीआई और उनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी है, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफात सुप्रीम कोर्ट में जजेस से भी हो गए हैं, हाँ, जिनके बारे में कहा जाता है वो भी एक पोजीशन ले बैठे हैं। पहले वही जो बानी पीटीआई के केसेस जिनमें उनको ज़मानतें मनसूख होती थी, आज वही ज़मानतें उनको मिलती गई हैं बहुत सारे केसेस में, लिहाजा वहाँ पे भी मामलात किसी और तरफ चल रहे हैं। तो अब देखना चाहिए कि एक सियासी मामला, अब इसका फौरी तौर पे रिएक्शन तो हमने देख लिया, पीटीआई की तरफ से सख्त रवैया का इजहार किया गया, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, जज के ख़िलाफ़ बातें की गई। अब हाई कोर्ट में क्या होता है, सियासी महाज पे एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये जो कहा जा रहा था कि जी अब रिहाई हो जाएगी और एक करारदाद भी वहाँ से मंजूर करवा ली गई है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आप अमेरिका में, तो शायद इसका असर भी इन पे पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नहीं है। ये बानी पीटीआई को भी, उनको लोगों को भी पता है कि यही काम अपने ज़माने में करते रहे। आज वो अगर कहते हैं कि जी ये इन्होंने कह दिया था अपने राना सनाउल्लाह ने कि वो जेल में रहेंगे, भाई आपने भी तो लोगों को इस तरह बंद किया था ना, 20 किलो हेरोइन में राना सनाउल्लाह को बंद किया आपने, और फिर वो जनरल बाजवा के साथ आपका जो मुकालमा हुआ था, उन्होंने कहा था मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपने कहा था बानी पीटीआई ने कि मैं चाहता हूँ सारे मेरे मुखालफिन को आप जेलों में डाल दो। तो ये तो होता रहेगा। एहसन इकबाल साहब जेल भुगत के आए, 2 साल आपने देखा खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भुगते। इस तरह आप देख लें जो ख्वाजा बरादर हैं लाहौर के, ख्वाजा रफ़ीक और ख्वाजा साद, उनके साथ जो हुआ आपने देखा कि वो भी जेलों में रहे। इसी तरह से नवाशी साहब भी, मरियम बीबी भी। तो लोगों ने यही कहा कि जी पाकिस्तान में तो टिट फॉर टैट ही है, आज आप इक़्तिदार में हैं तो ठीक है, लोगों को गिरफ्तार करेंगे, अंदर करेंगे अपने मुखालफिन को, जब अगली हुकूमत आएगी तो वही करेगी। तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तान में शायद ये रविश ख़त्म हो जाएगी, और बड़ा परसों वाज़े तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र की कि आके बैठ के बात करते हैं। यही ऑफ़र उन्होंने उनको की थी जब 2018 में इलेक्शन जीत के आए थे इमरान खान साहब, आए बैठ के बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूँगा। बिलावल भुट्टो ने कहा हम आपका साथ देते हैं। सवाल ये कि जी मुल्की इंटरेस्ट में कोई बात नहीं की जा रही, सारे अपने ज़ाती मुफाद में सब कुछ कर रहे हैं। अब बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से सब कुछ किया जा रहा है, मुल्की इंटरेस्ट के लिए कोई बात नहीं की जा रही है। एहतशामुल हक साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस केस पर जो फैसला आया है। नज़ीर लगारी साहब आप कैसे देखते हैं, इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है? सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब से भी एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इद्दत निकाह केस से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। एहतशाम साहब एक बार फिर आपका रुख करूँगी, कहीं ना कहीं इन तमाम तरह सूरत हाल से जिस तरीके से आज हमने देखा कि सज़ा मुअत्तल कर दी गई है, तो ऐसा भी लगता है कि शायद जो अब फाइनल फैसला है उसमें सज़ा भी हो सकती है 7-7 साल की। देखिए ये तो आज जिस अंदाज से सज़ा मुअत्तली की बात की गई है, इसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा मिल रहा है
कि बकौल जज साहब के केस के अंदर जज बहुत ज़्यादा जान है, लिहाजा बहुत मुमकिन है कि ये सज़ा जो है ना उनको काटनी पड़े, अनलेस कि ये जो अब अगली अदालत जो बड़ी अदालत है हाई कोर्ट से उनकी सज़ा की मुतल्ली हो जाए या राय हो जाए, जो कुछ भी होना है। तो ये आज बहुत बड़ा इंडिकेशन है और मेरा ख्याल है जहाँ सियासी तौर पे सेटबैक है वहाँ कानूनी आनी तौर पे भी पीटीआई के लिए और मुश्किलात पैदा होंगी। और जाहिर सी बात है इस हवाले से उनके वकला केस तैयार करके दोबारा से जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो भी अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपने 1935 का रखा हुआ है वो जिस अंदाज से चल रहा है, बेशुमार उसमें खामियाँ हैं। हिंदुस्तान ने वो दूर कर ली, हमने अभी तक दूर नहीं की। इवन बांग्लादेश ने दूर कर ली थी, हमने नहीं दूर की। हमने यही देखा कि जो हुकूमत आती है वो जब अपोजिशन में होती है कहती है कि ये काले कवानीन है, चाहे नैब के हों चाहे अपने मुखालफिन को अंदर करने के, उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं खुद फिर अपने मुखालफिन को अंदर करते हैं, उनके खिलाफ झूठे सच्चे केस सारे बनाए जाते हैं। ये तो एक रविश है जी। माजत के साथ ये सियासी तौर पर सियासी जमातें अगर ये फैसला नहीं करती और अपने कंधे नहीं देती इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करें और इनको बारी बारी जेलों में रखा जाए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख तो बड़े अफसोस के साथ यही कहेंगे कि भरी है ये सियासी मुखालफिन को बंद करना और इसी तरह से बदले लेना और उनके लिए मुश्किलात पैदा करना। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि जी जिस अंदाज से बानी पीटीआई उनके लोग जेलों में हैं, एक तो 9 मई का एक ऐसा भयानक वाक़या है, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, कहने के लिए तैयार नहीं, चले माफ़ी नहीं मांगे, आप कहेंगे गलत फैसला हुआ है। ऑडियो वीडियो मौजूद है कि किस तरीके से आपने लोगों को कहा कि जी आपने कंटोनमेंट बोर्ड में पहुँचना है। उसके बाद फिर आप रिग्रेट भी नहीं करें और आप ये कहें ये तो आपने खुद कराया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखें अब तो आप देख लें अमेरिका में भी एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, वहाँ पे भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बंदा एक आया हुआ है जिसका नाम है ट्रंप, उसके ऊपर भी 80 मुकदमे हैं। वहाँ पे भी आपने देखा कि जो इलेक्शन हुआ है उस पर भी धांधली के बड़े इल्ज़ामात लगे थे, जो 2020 का इलेक्शन था, वाइट पेपर वहाँ पे भी छाया हुआ था। तो ये सब जगहों पे होता है। आपके पड़ोस में अभी हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे भी आप देख लें प्री पोल लिगिंग जिस अंदाज से की गई, अपने मुखालफिन को अंदर भेजा गया। इंदर केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे उनको बंद रखा गया ताकि वो आप पे अपनी कंपेन ना कर सके, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सीटें जीते थी। अभी वो देखें उनके भी ख्वाब पूरे नहीं हुए, बावजूद इस बात के कि तमाम तर जो भी वो कर सकते थे धांधली उन्होंने की। सीनियर तजज़ियाकार नज़ीर लगारी ने हमें ज्वाइन किया है। नज़ीर लगारी साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आज सजा मुअत्तली का फैसला सामने आ गया है? लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं? लगारी साहब ये बताइएगा, सजा मुअत्तली का फैसला बरकरार रखा गया है और जज अफजल मजूका की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है, क्या कमेंट करेंगे तमाम तर सूरत हाल पर? गालिबन हमारा राब्ता नज़ीर लगारी साहब से मुनक़ता हो गया, एक बार फिर रुख करेंगे एहतशामुल हक साहब का। जी एहतशाम साहब प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए बुनियादी तौर पे मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा था कि हमारी जितनी सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है सियासी तौर पे, अब तो मजहबी तौर पे भी रेडिकलाइज हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह रही हैं सियासी जमातों को रहनुमाओं को कि वो बैठें, वो फैसला करें कि इस मुल्क को कैसे समझदार से निकालना है। और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब की तरफ से जो होती है, जिसको हर हुकूमत इस्तेमाल करती है मुखालफिन के ख़िलाफ़, उसको कैसे ख़त्म करना है। तो देखें ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और अभी हमने देखा कि जो अदालती फ़ैसले हैं, बहरहाल हम तो अब यही कहेंगे कि हमारी अदालतें जिस तरीके से चीज़ों को टेकअप करती हैं उसमें आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उसमें गुंजाइश भी होती है क्रिटिसाइज़ करने की भी, लेकिन उनको मिलान करना ठीक नहीं होता अदालतों को। जैसे आज ही फैसला आया और आपने देखा उमर अयूब बाकी लोगों ने चढ़ाई कर दी उनके ऊपर। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये अगरचे हम देख रहे हैं कि बड़ा नरम गोशा आजकल हमारी अदालतें रख रही हैं PTI के लिए, इसी वजह से हमारी अदालत जो है ना, हमारी अदलिया के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ आज ख़राब हैं। तो अब देखना यही है कि इस सारे मामले को PTI की हुकूमत किस तरीके से आगे लेके जाती है और वो जी, और साथ साथ उनको देखना होगा कि बाकी सियासी जमातों की तरफ से ख़ास तौर पे जो हुकूमत वक्त उनको ऑफ़र कर रही है आके बैठ के बात करें, तो वो बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर बैठ के बात की जाएगी तो शायद। सीनियर तजज़ियाकार नज़ीर लगारी ने भी हमें ज्वाइन किया है। नज़ीर लगारी साहब, कैसे देख रहे हैं बानी PTI और बुशरा बीबी के सज़ा मुअत्तली का फैसला जो है वो बरकरार रखा गया है, क्या कमेंट करेंगे तमाम तर सूरत हाल पर? देखिए ये सूरत हाल जिस तरह से
बनाई जा रही है या बनाई इस सिलसिले में कि जनाब वो जो सुपरमैन है वो हर कानून से, हर दस्तूर से, हर अदालत से, हर चीज से वो बालातर है और जो है उसको कुछ कोई नहीं हो सकता, ये ताक़ुब दिया जा रहा है। और फिर ये ताक़ुब दिया जा रहा है कि जज तो उसकी वजह से पोजीशन ले लेते हैं, वो ये इस तरह कहा जाता है कि जनाब बस उनकी वजह से तो आसमान जमीन हो सकता है, जमीन आसमान से कुछ भी हो सकता है। तो ये तासुब तो आज जाहिर हुआ है। और पहले जिस तरह से सजाए मौतरी की बात हो रही थी, आज वैसे नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि उनको जमीन पर आना पड़ेगा और जमीन पर आकर जमीनी हकायक का सामना करना पड़ेगा और उन्हें वो तमाम चीजें जो हैं वो उस तरफ जाना पड़ेगा कि जनाब आप अगर आप इस सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी के नॉर्म्स है, सोसाइटी के उसूल हैं, सोसाइटी के अपने पूरे कवायद और ज़वाबित हैं। अगर वो कवायद और ज़वाबित एको आ रही थी, मेरी आवाज पलट के मेरी तरफ आ रही थी। तो अगर आप कवायद और ज़वाबित को मानते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर जाहिर है फैसले अपना रास्ता लेते हैं और फैसले ने अपना रास्ता लिया है और वो अपना रास्ता लेकर बैठे हुए हैं। अगर उनको गुज़श्ता शब वज़ीर आज़म ने पेशकश की कि जनाब मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें तो फिर उन्होंने कहा कि जी पहले फलां काम करो फिर मुज़ाकरात करेंगे। ये मुज़ाकरात होते ही इसलिए हैं कि आप चीज़ों नताइज तक पहुँचें, आप उसमें कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है। ये चाहते हैं कि सब हमारे हुजूर में झुक जाएं और सारे सरेंडर कर लें और हमारे आकर कदमों को छू लें और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उनका नाम जो है वो एक तो हम सुन रहे हैं कि ऑपरेशन पे आज़म इस्तेहकाम है, लेकिन ये इनका जो नाम है जो जेल में है उनका नाम है अदम इस्तेहकाम। वो जब से इस सारी सूरत हाल में हुए, जब उसमें से हटे हैं, वो अब तक जो है अदम इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं और उनका कोई भी काम मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक और रियलिटी है कि हकायक अपना रास्ता लेते हैं और आपकी ख्वाहिशें अपना रास्ता लेती हैं। ये एक और चीज सामने आ गई है कि अदालत ने लोगों की ख्वाहिशें, उन लोगों की जो अपनी मर्जी के फैसले चाहते थे, उनकी ख्वाहिशों का ख्याल नहीं रखा। अदालत ने अपने फैसले को दिया है कि जनाब सजा की मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अच्छा नज़ीर लगाई साहब, ये अब पीटीआई ने भी कह दिया है कि हमने फैसला चैलेंज करना है, हाई कोर्ट में जाना है, तो फिर इस तरीके से इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं कि ये बार बार फिर हाई कोर्ट में अपील होती रहेगी और ये केस फिर इस तरीके से लंबा होता रहेगा? नहीं, वो कर सकते हैं, ज़ाहिर अपील का एक ऑप्शन मौजूद होता है। अपील में भी एक पोजीशन है, सोसाइटी ये देख रही है, हम देख रहे हैं कि अदालतों में जो है वो पोजीशन ली जा रही है। जज साहबान जो हैं वो एक पोजीशन ले लेते हैं और बाद लोग अब लोग नाम लेकर कहते हैं कि जनाब फुलान जो है वो फुलान तरफ को हैं और फुलान जो है फुलान दूसरी तरफ को हैं। अब तो एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि अदालतों के बारे में सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि अदालतों में जज साहबान ने अपनी पोजीशन ले ली है और वो जो है वो आला अदलिया में वो जो है अपनी पोजीशन लेकर बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि फिर भी लॉजिक प्रिवेल करेगी। अदम इस्तेहकाम की कुव्वतें, पाकिस्तान मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने मुब्तला करने की कुव्वतें जो हैं उनको कामयाबी नहीं होगी। मुल्क बहरहाल इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएगा और हुकूमत को भी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए। हुकूमत को ये अमल जो है शुरू कर देना चाहिए मुज़ाकरात का और हुकूमत खुद चली जाए, उसमें कौन सा ऐसा मसला है उनके लिए। हुकूमत जाए, बैठे, पार्लियामेंट में वैसे बैठी हुई है और अपोजिशन को बुलाए और उनके साथ जाकर बात करे, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वज़ीर आज़म लीडर ऑफ अपोजिशन के ऑफिस में चले जाएं, वहाँ जाकर मुज़ाकरात करें, बात करें और लोगों के सामने अपनी राय दें कि जनाब आप मुज़ाकरात के लिए गए हैं तो वो क्या कहते हैं, आप इस बात में और आगे बढ़ें और अपने आप को ये कम अज़ कम कौम के सामने क्लियर करें कि जनाब हम नेक नियत से मुज़ाकरात चाहते हैं। और अगर वो मुज़ाकरात नहीं करते तो लोगों के सामने, आवाम के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा नज़ीर लखारी साहब, आपने कहा कि हुकूमत को मुज़ाकरात का अमल शुरू कर देना चाहिए, लेकिन उमर अयूब ने तो असेंबली फ्लोर पे कहा कि भाई मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि हमारे पीटीआई के बानी बाहर नहीं आते। भी मशरूत नहीं होते हैं, कोई शर्त आयत के नहीं कह सकता है कि जनाब आप पहले हमारी ये शर्त मान लें, तो मुज़ाकरात किस बात के हैं। अगर आप रिहाई चाहते हैं तो रिहाई तो उसका तरीक़ाकार तो वो है कि अदलिया की तरफ से होगी और अदलिया भी ऐसी कि जो अदलिया बिल्कुल आज़ाद और खुदमुख्तार अदलिया हो, वो जो है अपना दौलतकार किस्म का कोई किरदार अदा करने वाली मशीनरी ना हो, तो वो जो है फिर अदालतों से फैसले आएंगे। लेकिन असल बात यह है कि मुज़ाकरात आपसे क्यों किए जाएं, किस लिए किए जाएं।
आप अगर मुज़ाकरात चाहते हैं और अपने लीडर की रिहाई चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि जनाब आप किन बुनियादों पर चाहते हैं। और हुकूमत को भी देखना होगा कि जो केसेस वाकई बनते हैं, हर आदमी ये देख रहा है कि जनाब हुकूमत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन बहुत कमजोर है। हुकूमत ने जो है वो अपना पूरा होमवर्क मुकम्मल नहीं किया है। हुकूमत ने खास तौर पर 9 मई के बयान को तौर पर तो बिल्कुल नाकाम बना दिया है। हुकूमत ने कोई किरदारदार नहीं किया है, खास तौर पर 9 मई के मामले में। 9 मई के मामले में तमाम चीजें जाहिर थी, खुलेआम थी, साफ थी, जाहिर थी और वो इन्वेस्टिगेट करके वो चालान बनाकर पेश कर सकते थे। चालान के बाद प्रोसिक्यूशन हो सकता था, फिर अदालतों में ट्रायल हो सकता था। ये सारा कुछ हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया। हुकूमत को इस बात को मानना चाहिए कि उसने एक प्रॉपर वो नहीं किया, एक बड़ा काम किया गया था। और फिर सबसे बड़ी शहादत मौजूद थी। जब पूछा गया था PTI के बानी से कि जनाब ये सब कुछ क्यों हुआ, उन्होंने कहा क्योंकि मुझे गिरफ्तार किया गया इसलिए 9 मई हुआ है और अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा तो दोबारा 9 मई होगा। इससे बड़ी और क्या शहादत हो सकती है। वो इसके बानी भी थे और इसके पूरे के पूरा उनका जहन की ये वो थी, अख्तरात थी और वही इसको लेकर आए थे और वही 9 मई को उन्होंने ही प्लान किया था, उन्हीं की प्लानिंग के तहत हुआ था। तो ये बात तो सामने रखनी चाहिए। हुकूमत इस बात को देख ही नहीं रही है, हुकूमत इस तरफ जा ही नहीं रही है। तो प्रॉपर ना इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना प्रोसिक्यूशन कर रही है, तो जाहिर है हुकूमत सहूलतकार बनी हुई है। ठीक है, नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एहतशामुल हक साहब, नज़ीर साहब तो बात करते हैं कि मुज़ाकरात करने होंगे, लेकिन उमर आयूब ने अभी, अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने साफ कहा कि हम तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानते ही नहीं है। देखिए, ये कभी भी इस तरह नहीं होता। जब 2018 के इलेक्शन हुआ है, उससे पहले जब आप बानी PTI जीत के जब आए थे तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त से लेके अब तक यही कहते रहे कि जी ये तो हुकूमत जो है ना वो जिस तरीके से आई है, साहब आपको अपने बिलावल भुट्टो भी सिलेक्टेड कहते थे और उस पर बड़ा बानी PTI को गुस्सा आता था, वो पार्लियामेंट में नहीं जाया करते थे। तो ये भी लोग कहते हैं। और मैं देख रहा था कि एक दफ़ा बड़ा अच्छा कमेंट किया था इन्होंने, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM के हैं, उन्होंने कहा भाई जिस तरीके से 2018 में आए थे इस तरह फिर आप 2024 में आप नहीं आ सके। मतलब है कि आप पहले भी लाए गए थे, सफा नहीं लाए गए। तो देखें, अगर इस बहस में पड़ गए तो मामला ठीक नहीं होगा। अभी इनको चाहिए था कल इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाती तौर पर लोगों से जाके मिलाया, हाथ मिलाया। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर उमर यूब साहब से मिल रहे हैं, उसके बाद असद कैसर से उनकी हाथ मिलाया, उन्होंने मुसाफा किया। तो ये क्या था? ये इंडिकेशन थी कि भाई यहाँ बैठ के बात करते हैं और मजाक चले। ये तो इनको छोड़ दें आपने कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। आपको याद है कि इसी अदालत में जब ये पहली दफ़ा पेश हुए थे, जब इनको लाया गया था इमरान खान साहब को साइफर केस में, तो उसमें क्या बात हुई थी? उन्होंने ये कहा था कि जी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी बेहतर नहीं है कि आप पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में लोगों से मुज़ाकरात करें और ये बातचीत का दरवाज़ा बंद मत करें और सियासी मामलात पार्लियामेंट और लोग ही हल करते हैं, हर चीज़ हमारे ऊपर ना लेके आएँ। तो सवाल ये है कि सेंस कहाँ प्रिवेल करेगी जाके? अगर आप सियासी लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, अगर आपको यही लगता है कि सियासी लोगों से हाथ मिलाने के बाद आपका पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा और आपका वोट बैंक खराब होगा, तो इस तरह तो बात नहीं बनेगी। आपको तो लीडर के तौर पे काम दिखाना चाहिए ना। लीडर तो वो होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। आप लोगों को फॉलो क्यों करते हैं? तो सवाल तो इस वक्त ये है कि भाई आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए इसी अमल से आप दूर हुए। इलेक्शन आपकी मर्जी का नहीं हुआ, किस वजह से हुआ? आपके डरमी की वजह से। आप सियासी लोगों के साथ बैठे, फैसले करते भी हैं, फिर छोड़ देते हैं। अपने महमूद अचकज़ई साहब बड़े काबिल एहतराम बलूचिस्तान से सियासतदान हैं, उनको आपने इसमें शामिल किया। अगरचे आप उनके खिलाफ बड़ी बातें किया करते थे, उनके चादर ओढ़ने पे आप एतराज़ किया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मुल्क के मुफाद में मैं बात करता हूँ। बात करने की बात आगे चली तो उसके बाद बानी PTI के जो लोग मिल के आए वो कला उन्होंने कहा कि जी मैं तो नहीं, ये तो अपने तौर पे हमारी ये तोहफ़ आइन कमेटी के तौर पे बात कर सकते हैं, ये बानी PTI के ब्याह पे या PTI या सुन्नी इत्तेहाद के ब्याह पे बात नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने कहा कि मैं चोरों डाकू से बात नहीं करूँगा, तो उनको भी उन्होंने एम्बेरस करवाया अचकज़ई साहब को। देखिए, इस तरह बात नहीं बनेगी। अगर आप पार्लियामेंट की बात नहीं सुनते, अगर आप जजेस हज़रात की बात नहीं सुनते, इंडिपेंडेंट जो पॉलिटिशियन है जिनकी इज्जत है इस मुल्क में, आप उनकी बात नहीं सुनते, मीडिया आपको मशवरा देता है, सिविल सोसाइटी मशवरे देती है, दानश्वर इस मुल्क के कहते हैं कि भी सियासी अमल को जारी रहना चाहिए, इख्तलाफात के बावजूद एग्री टू डिसएग्री करके आपको आगे जाना चाहिए। आपने सियासी अमल को रोक दिया है, नतीजतन आपको नुकसान हो रहा है।
और इसका नुकसान आपकी पार्टी के लोग भी अंदर हैं, और आपने जो बयानिया बना लिया है जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं, अब 9 मई के बाद कौन सी चीज़ रह गई थी? वह ऑडियो वीडियो मौजूद है। आखिरी ऑडियो किसके, उनको अपने शफकत महमूद साहब जो वज़ीर तालीम थे वो कह रहे हैं कि भाई आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं लोगों को, ये सुसाइडल पाथ है, मत करें काम। आप जाके आप जो आपने प्लान किया हुआ कि जहाँ पे आपने छावनियों में जाके हमले करने हैं और शहदा की यादगारों को आपने नुकसान पहुँचाना है, उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ नहीं दे रहा, मैं वापस घर जा रहा हूँ। वो अपने घर आके बैठ के, उनको तो किसी ने नहीं हाथ लगाया कि जी आप क्यों शामिल नहीं हैं। तो सवाल ये कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आप रिग्रेट करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप इसको डिनाउंस करने के लिए तैयार नहीं हैं कि जी 9 मई क्यों हुआ, बल्कि आप दावे करते रहे जब दोबारा भी 9 मई हो सकता है। अगरचे 9 मई इस दफ़ा कुछ नहीं हो सका जिस तरह प्लान किया गया था कि जी बड़ा ज़ोरदार रैलीज निकलेंगी, जलसे जुलूस निकलेंगे, नहीं हुए। अब सवाल यही है कि जी यहाँ से आगे आपने जाना है कि नहीं जाना। आपने अपने लिए कोई रास्ता इख्तियार करना है कि आपकी जेल से आप बाहर आ सकें। आपके जो लोग अंदर हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको बाहर देखें। एक तरफ तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं और मेरी नज़र में जेन्युइन मुश्किलात नहीं है। अभी देखें वो कहा जाता है 100 के करीब केसेस हैं जो मिलिट्री केसेस हैं, कुछ 350 केसेस हैं जो सिविल अदालतों में। सिविल अदालतें केसेस को आगे नहीं की जाती। एक तरफ तो हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, हम जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, लेकिन जजेस हजरात भी वहाँ पर फैसले नहीं करते। हुकूमत कहती है जी तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। तो ये है कि सिविलियन अदालतों में जो केसेस हैं ये तो सिविल अदालतों को आगे लेके जाना चाहिए ना। हुकूमत की नाली अपनी जगह, केसेस तैयार नहीं, जो लोग छूट गए या, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो है ना वो फंसे बैठे हैं, वो उनका हल तलाश किया करने की ज़रूरत है कि अदालतें फैसले करें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बात सिंपल सी यही है कि इस वक्त हुकूमत अगर ये दावत दे रही है बातचीत करने के लिए, तो मेरा ख्याल है उस बातचीत का फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी फजल रहमान साहब की आप बात कर लें, देखें फजल रहमान साहब भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार हुए। आज ही स्टेटमेंट हामिद रजा साहब जो है सुन्नी ताद के, वो कहते हैं कि जी हम तो किसी सूरत में भी JEI के लीडर से बातचीत नहीं करेंगे। तो ये किन के साथ बात करेंगे? जो इनके थोड़ा सा करीब आता है उनको धुतकार देंगे, उनकी तौहीन करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। देखें ये तो अपना खुद नुकसान करने वाली बात है। इनके जो लोग प्राइवेटली हमारे पास भी आते हैं, बैठते हैं प्रोग्राम के बाद आके कहते हैं कि जी हम क्या करें, हम माजरत चाहते हैं, हमारा लीडर हमारी बात ही नहीं सुनता। उनको यही है कि जी ठीक है हम इसलिए इनके साथ हैं कि लोग उनको चाहते हैं और उनकी बात सुनते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ नहीं जा सकते। ये बावजूद इस बात के सियासी लोग कहते हैं कि ये नुकसान हमारा हो रहा है, हमारे लोग जेलों से बाहर नहीं आ रहे, सियासी तौर पे हम जो कुछ कर रहे हैं हमें इसका नुकसान होगा, आइंदा भी शायद हुकूमत में इस तरह हम नहीं आ सकते, हमें ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है और कुछ थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि नरम रवैया रखने की ज़रूरत है, दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, वो नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि आज तक PTI एक सियासी जमात नहीं बन पाई। उसको क्यों कहते हैं कि फ़ैन क्लब है? वो रॉक स्टार के तौर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। देखें इस तरह किसी मुल्क में सियासी जमात जो है ना वो ऑपरेट नहीं करती, अगर ऑपरेट करती है तो कामयाब नहीं होती। अब आप देख लें पाकिस्तान की तारीख में, इसमें कोई शक नहीं कि आपका वोट बैंक बड़ा है, आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो तरीक़ाकार आपने इख्तियार किया कि टेक ऑन करना, सियासतदानों को आप टेक ऑन कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन कर रहे हैं, अदलिया को टेक ऑन कर रहे हैं, मीडिया को आप टेक ऑन कर रहे हैं। तो देखें इस तरह बात नहीं होती कि मीडिया भी मेरी मर्ज़ी का हो। अभी आप ही के ज़माने में मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की बात हुई थी ना, उसके बाद वही कानून लेके आए, आज की हुकूमत लेके आई जिसके खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। तो सवाल तो यही है कि जी कौन पहल करेगा। अब वो वक्त चला गया जब नवाज़ नसरुल्लाह जैसे, बिजंजो जैसे, वली खान साहब से बड़े बड़े लोग सियासतदान थे, वो बीच बचाव कराया करते थे। अब नहीं है। अब हर हल्के में ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में यही बात होती है कि जी कौन सुलह सफाई करवाए, कौन जो है ना इस मामले में मीडिएशन करे और बानी PTI को मनाने की कोशिश करे। लेकिन जो लोग मनाने के लिए जाते हैं, जो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनको जिस तरीके से रुस्वा ज़लील किया जाता है, हद तक अमेज़ उनके साथ रवैया अख्तियार किया जाता है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो बुनियादी तौर पे तो सवाल यही है कि ये इस सारे मामले से जो इद्दत केस है, आज आपने देखा बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि आज उनकी राय हो जाएगी, कम से कम बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी, लेकिन आपने देखा नहीं आई। ये क्या है? चले ये अदालतों के फैसले हैं, हम नहीं किसी को चैलेंज करते, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। वो अगली अदालत में जाएंगे, अगर वो समझते हैं कि इसमें सुकम है या हमारे साथ ज्यादती हुई है तो उनको रिलीफ मिल सकता है। और बाय द वे रिलीफ तो आजकल धड़ाधड़ आपको मिल रहा है भाई, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मिल रहा है, इस हद तक मिल रहा है कि अदलिया की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई है। और वो सब हमारी जो हुकूमत है, हुकूमत गिला कर रही है कि जी अदलिया जो है ना वो फैसले सही नहीं कर रही, 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको सजाएं नहीं दी जा रही। तो मेरा ख्याल है यहाँ अब सवाल इस वक्त यही है कि कौन इनिशिएटिव लेगा। देखें इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से लिया गया, अगर कोई समझ बूझ रखने वाला आदमी है, लगारी साहब डेफिनेटली इससे एग्री करेंगे कि फ्लोर ऑफ द हाउस
चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर वो जाके 2 लोगों से मिलता है, उमर अयूब से और कैसर साहब से मिलता है और उनको जाके कहते हैं आए जी बैठ के बात करते हैं, आए जी मिसाके मईशत करते हैं, आए मुल्क में पोलराइज सोसाइटी हो चुकी है इसको ख़त्म करते हैं, आए वे फॉर्मेट तलाश करते हैं। आप कहते हैं जी हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो भाई फिर कौन सी हुकूमत होगी? कोई हिंदुस्तान से हुकूमत के लोग आएंगे, अमेरिका से आएंगे जिनसे बात करेंगे? यही सियासी लोग हैं, यही लोग हैं जिनसे आपको डील करना पड़ेगा। मौजूद यहाँ पे कोई डेनमार्क के लोग नहीं आएंगे, नॉर्वे। हाफिज इमाम ने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। आपके सामने है फैसला, अब सजा मौतरी का फैसला बरकरार रखा गया और एक तफसीली नोट भी अब सामने आ रहा है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि सजा मुअत्तल करने की कोई वजह मौजूद नहीं थी। तो इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर या दुनिया भर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बेल ग्रांट करना या बेल ग्रांट न करना या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करना या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस न करना, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है और उसके ऊपर एक टेंटेटिव असेसमेंट जो है वो की जाती है। और जनरली जो है दोनों सिचुएशंस के अंदर जो है वो 2 चीजें अगर आप साबित कर दें कि एक केस मेलाफाइडे है और दूसरा ये है कि अगर मेरा क्लाइंट्स जो है ये एक्यूज अगर जेल के अंदर है और उसका फर्स्ट स्टेज के अंदर ट्रायल जल्दी मुकम्मल के चांसेस नहीं है और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के अंदर अगर उसे नीचे सजा हुई है तो उसके ऊपर उसकी जो मेन अपील है उसके लगने के चांसेस जो हैं वो कम है। तो उन सूरतों के अंदर अदालत जो है वो उन दोनों चीजों को बेल भी ग्रांट कर देती है और अगर सजाए और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी कर देती है, जिस तरह इस केस के अंदर आया है। लेकिन मैं ये समझता ये हूं कि जब अदालत हाई कोर्ट ने कहा कि आप दोनों का फैसला करें, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का भी करें और जो आपका मेन अपील है, तो पीटीआई के लिए या उनके लॉयर्स के लिए बड़ा मुनासिब था इस चीज के अंदर कि वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है उसको प्रेस ना करते और उसके ऊपर ये कहते हैं कि जी हम अपनी मेन अपील की तरफ जाएंगे। चूंकि मेन अपील जो थी उसके अंदर ग्राउंड बेहतर थी उनके लिए कि जिसके अंदर जो प्रोसीजरल लैप्सेस थे या जो लीगल टेक्निकलिटीज थी जिसको फॉलो किया जाना चाहिए था वो ट्रायल कोर्ट ने उसको एड्रेस नहीं किया हुआ था। लेकिन इनका एक ओवर कॉन्फिडेंस था इस सारी एक्सरसाइज के अंदर और असर्ट करने की एक कोशिश की गई कि शायद हम इस केस को जीत जाएंगे और वही मेरा ख्याल है कि ओवर कॉन्फिडेंस ये प्रेम्प्ट करना है वो उनकी लीगल स्ट्रैटेजी की वजह से उसका फेलियर आया है। अब जज ने जो फैसला किया है उसके अंदर वो मेरिट्स पे नहीं गए होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक टेंटेटिव साइट्स पे गए होंगे कि इसके अंदर ऐसी कोई ग्राउंड्स नहीं है और उसकी बुनियादी वजह भी यही होगी कि इस ऑर्डर के अंदर ये भी आया होगा कि चूंकि मेन अपील इनकी फिक्स होने लगी है वेरी नियर फ्यूचर अगले 10-12 दिन के अंदर, तो ये सारी चीजें उसके अंदर एड्रेस की जाएंगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो बताइएगा एहसान साहब, इस जजमेंट की वजह से एहसान साहब शाम बात कर रहे हो, ये बताइएगा अगर स्ट्रेटेजी ठीक आती तो मेरा ख्याल इससे अवॉइड किया जा सकता था। अच्छा एहसान साहब, एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी इसकी है, इसका आप अच्छी तरह से जानते हैं पाकिस्तान की सियासत को भी। अभी जिस तरीके से इस केस को अभी से आप देख लें, फिर जब फैसला आया तो मुखालफिन उनके अपना पीटीआई के लोग उनके खिलाफ शदीद तरीन रिएक्शन दे रहे हैं, सख्त बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब अगली कोर्ट में जाएंगे तो फिर क्या होगा? और फिर सियासी तौर पे जो कहा जा रहा है कि अदालतें ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखती हैं, आइसोलेशन में फैसले नहीं करती, आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से और इस पार्टी के सियासी मामलात के हवाले से सूरत हाल की तरफ जाएगी? एहतशाम भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये रही है ना सिर्फ पीटीआई बल्कि सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कि अपने जो वो लीगल केसेस हैं उनको भी पॉलिटिकल ट्रफ के ऊपर लड़ते हैं और अगर उनके हक के अंदर फैसला आए तो इंसाफ की भी जीत है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी जीत है, इंस्टीट्यूशंस भी बड़ा इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं। और अगर उनके खिलाफ फैसला आए, और आप ये देख लें ना कि पिछले कई दिन के अंदर जितने भी फैसले आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो सारे के सारे जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की फेवर के अंदर आए हैं, चाहे उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वहां पे हुई है तोशा खाना के अंदर, या उसके बाद इस केस के अंदर भी इनके ऊपर 2 चार्ज थे, एक 496 था और दूसरा 496A था। और 496A इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको डिलीट किया था। फिर उसके बाद साइफर का देखे कि साइफर के अंदर एक अच्छा केस था और वो भी प्रोसिक्यूशन ने जिसको उस तरह लड़ना चाहिए था नहीं लड़ा, उसका डिफेंस ने एडवांटेज लिया। हालांकि फर्स्ट फेज के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये
साइफर के अंदर इक्वटल नहीं करवाना चाह रहे थे, ये रिमांड करवाना चाह रहे थे, बट हाई कोर्ट ने एक फैसला किया और उसी चीफ जस्टिस को जिसके खिलाफ इन्होंने एक पूरी मीडिया कैंपेन की और उसको सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, उसी चीफ जस्टिस के बेंच ने इनको उसके अंदर रिलीफ दिया। फिर इलेक्शन मैटर्स के अंदर देखें कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को भी उसी चीफ जस्टिस का बेंच जो है या खुद उसको वो सस्पेंड कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इसके जो वतीरा इसका हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का है, इससे अवॉइड करना चाहिए। और अभी भी जो एक फिर स्टार्ट हो गया है कि जिसके अंदर इस सारी इंसाफ का कत्ल है या इंसाफ जो है वो हुआ नहीं है, एक सिर्फ एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर ये है कि आपकी बेल उन्होंने नहीं ली, जो सिंपल वर्ड्स के अंदर है, आपकी मेन अपील उसी जज ने सुननी है, तो आप वेट कर लें 10-12 दिन और उसके बाद जाके कर लें। और अब आप देखिएगा कि अगर इसी जज जो है इन केस को एक्विट करता है, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि ब्राइट चांसेस होंगे कि एज अपील के अंदर एक अच्छा केसेस है, तो क्या फिर यही वो जज है कि इंसाफ की फतह जो है उसका ये मुकद्दर और सिकंदर यही जज साहब बनेंगे? और अपनी पॉलिटिकल और लीगल मैच्योरिटी के अंदर आना चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशंस का रिगार्ड करना चाहिए और अपना जो फेलियर है उसको इंस्टीट्यूशंस के ऊपर छोपना नहीं चाहिए। आज अगर ये फैसला न करवाते इस जज से और आप देखें कि इसका रिजल्ट ही कुछ और आने थे, अब आपके खिलाफ एक एडवर्स फाइंडिंग भी आई है, आप उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर आप उसी जज के पास जाएंगे चूंकि वो फैसला जो है उसी जज ने करना है। और अगर वो जज जो है इनको इस केस के अंदर बरी कर देता है, तो क्या फिर वो जज 10 दिन के अंदर जो है वो इंसाफ का निजाम ही चेंज हो गया है या इंसाफ के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए हैं? तो मेरा ख्याल ये है कि ये थिंकिंग पॉइंट है और हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे सोचना चाहिए और अवाम के अंदर किसी न किसी हद तक जो रिस्पेक्ट रहनी देनी चाहिए। जहां तक आपने कहा है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वो बात बिल्कुल आपकी मुनासिब है इस चीज के अंदर कि जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस ऑफ द फ्लोर आपको जाके कहता है कि आए बैठे मिलकर रिजॉल्व करते हैं, और भाई बैठेंगे तो इशू आगे बढ़ेंगे ना, बैठेंगे तो आपका इलेक्शन आएगा, बैठेंगे फॉर्म 45-47 आएगा, बैठेंगे आपका 9 मई के जो आप जिसका चीज का कहते हैं जिसको पूरी दुनिया ने देखा और अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर और दुनिया भर के अंदर कि आप 42 स्टेशन के ऊपर जाएं जो इंस्टॉलेशन है आर्मी की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वहां पे मॉब करें और फिर आप कहें कि कुछ हुआ ही नहीं है और आप इंस्टिगेशन जो है वो आपके रिकॉर्ड के ऊपर भी मौजूद हो। उसके बावजूद अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ द फ्लोर पे आके कहता है तो ऑपोजिशन लीडर को इसको बिल्कुल अब्रप्टली जो है वो नेगेटिव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर जो है वो तो जस्ट एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया हुआ है, उन्हीं ने फैसला करना है कि हमने करनी है कि नहीं है। उनका काम ये था कि कल प्राइम मिनिस्टर को कहते कि बिल्कुल हम अपने लीडर से जाके। एहसान अहमद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी और एहतशामुल हक भी हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको कराची से अच्छी खबर दे रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। नॉर्थ कराची गुलशन मेमार में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। नया नाज़माबाद, औरंगी टाउन और अतराफ में भी आंधी और बूंदाबांदी इस वक्त जारी है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। इस वक्त नॉर्थ कराची गुलशन मेमार में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। नया नाज़माबाद, औरंगी टाउन और अतराफ आंधी और बूंदाबांदी हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। इस वक्त नॉर्थ कराची गुलशन मेमार में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। इतने अरसे से जो गर्मी इतनी शदीद थी उसका जोर टूट गया है। और नया नाज़माबाद, औरंगी टाउन और अतराफ में भी आंधी और बूंदाबांदी इस वक्त जारी है। अपडेट कर रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची गुलशन मेमार में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। नया नाज़माबाद, औरंगी टाउन और एतराफ में आंधी और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची गुलशन मेमार में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नया नाज़माबाद, औरंगी टाउन और एतराफ में आंधी और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। सुरजानी, तेसर टाउन, बंस रोड, आया चंडीगढ़ रोड, सदर में तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद जाने थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुजार। जी खुरम गुजार, आगाह कीजिएगा, इस वक्त कौन कौन से एरिया में बारिश का सिलसिला जारी है?
जी बिल्कुल, शहर में बारिश का सिलसिला जो है वो एक शुरू हुआ है, जो इसके गुज़श्ता 2 रोज से गडाब और बहरिया टाउन के अतराफ में बारिशें हो रही थी, जिसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि बारिश का जो सिलसिला है बादल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट साउथ तक पहुंच चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में बात करें तो नाजोबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, इसी तरह वेस्ट में सुरजानी टाउन का इलाका है, औरंगी टाउन है, सुपर हाईवे, मलीर में हल्की बारिश, साथ ही कुरंगी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जो गर्मी का जो जोर है वो टूट चुका है और शहरी जो है वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता 10 रोज के दौरान शहर में लोड शेडिंग के बाद गर्मी और शिद्दत की वजह से शहरी बिलबिला उठे थे, गर्मी से शदीद परेशान थे। और अब ये देखा जा रहा है कि बादल जो है वो कराची शहर पर छा चुके हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का जो है वो सिलसिला जारी है, जिसके बाद आप ये देख रहे हैं कि शहरी बहुत खुश है और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इस वक्त पब्लिक और जो बच्चे हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आसिम भट्टी, बताइएगा कौन से इलाके में इस वक्त आप मौजूद हैं और कितनी तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है? देखें, इस वक्त जो शहर में सबसे तेज़ इलाके में बारिश हो रही है वो किमाड़ी एमटी खान रोड है, टावर के इतराफ में, जहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर कहीं हल्की बूंदाबांदी है, कहीं तेज़ बूंदाबांदी है, लेकिन सबसे तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई अब तक वो एमटी खान रोड पे है, नाज़माबाद, सुरजानी और मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर मौसम खुशगवार हुआ, बिलाखिर गर्मी का जोर टूटा और कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जारी है। मुख्तलिफ ऐसे मकामात भी हैं जहाँ पर अभी भी बादल गहरे नहीं हैं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और कहीं पर गहरे बादल हैं। जिस तरह की बारिश से कबल तेज़ आंधी आई, वो मज़ाफ़ाती इलाके जहाँ पर तेज़ आंधी आई और फिर उसके बाद हल्की बूंदाबांदी और फिर तेज़ बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जो किमाड़ी बिल्कुल साहिल के करीबी इलाका है, एमटी खान रोड, वहाँ पर तेज़ बारिश जो है अब तक रिकॉर्ड की गई है और मुतवक्का तौर पर महकमा मौसमियात के मुताबिक के शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे जैसे जैसे बादल जो है वो ट्रैवल करेंगे और उन मुकामात पर भी तेज़ बारिश मुतवक्का है। बहरिया टाउन का इलाका है और उसके अलावा जो जगर फाटक है, इन इलाकों में भी तेज़ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, लेकिन वो इतनी तेज़ न थी जितनी एमटी खान रोड पर रिकॉर्ड की गई है। बाकी महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद मुकामात हैं जहाँ पर अभी बारिश मुतवक्का तेज़ बारिश भी मुमकिन तौर पर हो सकती है। जी अच्छा, आसिम भट्टी भी बताइएगा कि बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा? अब मानसून का मौसम भी शुरू होने वाला है, तो यही सिलसिला रहेगा या फिर से कराची वालों को दोबारा शदीद गर्मी फेस करना पड़ेगी? देखिए, महकमा मौसमियात ने जो 2 रोज़ कबल प्रेडिक्शन जारी की थी, उनके मुताबिक इस रवां बरस जो है वो जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो मुमकिन तौर पर बारिश की शिद्दत में भी जो है बारिश भी तेज़ मुतवक्का हो सकती है और ये गुज़िश्ता कुछ चंद सालों के रिकॉर्ड तोड़कर 2020 की जो बारिश है उस टाइप की बारिश होगी। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि उसी तरह की बारिश होगी, लेकिन जो गर्मी का जोर है फिलहाल टूट चुका है। मुमकिन तौर पर 1-2 रोज़ में मजीद धूप आए, लेकिन उसके साथ साथ ये कभी कहीं हल्की बारिश और कहीं हब्स का मौसम भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। अच्छा आसिम भट्टी, आपने बताया कि बारिश का सिलसिला तो शुरू हो गया है, तो साथ ही साथ ये बताइएगा कि कहीं कोई ऐसे एरियाज तो नहीं है जहाँ पे लोड शेडिंग का भी आगाज हो गया है? देखें, ये वतीरा रहा है कराची में, जब भी बूंद गिरती है बारिश हल्की सी भी हो, लेकिन और साथ ही लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। गुज़िश्ता कई दिनों से, जिन दिनों से जैसे कि गर्मी का जोर शुरू हुआ है, उसी दिनों से जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की बंदिश का सिलसिला भी जारी है। तो इस वक्त भी जो रिपोर्ट्स हो रही हैं लियारी और उसके बाद ओल्ड सिटी एरिया है, नयाबाद का इलाका है, नाज़माबाद का इलाका है, लियाकताबाद, जिन इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, उसके अलावा औरंगी टाउन, लियारी, बल्दिया, मुख्तलिफ मकामात पर भी जैसे ही बारिश शुरू हुई है उसके साथ ही लाइट चली गई है। अच्छा आसिम भट्टी, यही बताइएगा कि हुकूमत सिंध की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं बारिश के हवाले से? देखें, गुज़िश्ता रोज़ मेयर कराची और वज़ीर सिंध जो है वो खुद सड़कों पर घूमते हुए नजर आए और उन्होंने जो मेन जो नाले हैं या जहाँ से बरसाती नाले गुजर रहे होते हैं उनके जो है वो उसकी सूरत हाल का जायजा लिया और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की टीमें भी तैयार की गई हैं। लेकिन अगर इस तरीके से जिस तरीके से महकमा मौसमियात बता रहा है कि 2020 की बारिशें हुई थी और अगर उस तरह की बारिशें हुई तो फिर शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और अगर इसी रूटीन में बारिशें रहती हैं जो कि हल्की कहीं तेज़ कहीं हल्की होती है तो फिर उस सूरत हाल में जो है वो सूरत हाल जो है वो शहरियों के लिए नॉर्मल रहेगी। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी और खुर्रम गुलजार हमें अपडेट दे रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com देखते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।